सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर एनालिस्ट हैं आमिर ज़िया साहब। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, जिसमें से ख़ास तौर पे जिस तरह से हमने कल भी कोशिश की कि इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए जो दहशतगर्द अनासर हैं वो एक बार फिर से हमें एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनके ख़िलाफ़ हमारी जो पाक फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कामयाब कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लेकिन क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो दो अहम चीज़ें चल रही हैं, जिनमें एक हम देख रहे हैं कि गैर मुल्कियों का इनखला है, एक ये प्रोसेस चल रहा है, उसके अलावा मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं उसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। तो एक ऐसी सूरत हाल में इस तरह की जो दहशतगर्द अनासर हैं इनका एक्टिव होना ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और बहुत ही बाइस तशवीश भी है। अब इनको लगाम कैसे डाला जाए, इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस वक्त वज़ीर दाखिला सिंध भी हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर ज़िया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम कल भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये पे दर पे ये 3 वाक़यात हुए, कल अलल सुबह हुआ ये वाक़या, उससे एक दिन पहले भी हमने देखा कि 2 वाक़यात दहशतगर्दी के हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर सर फहरिस्त हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि टारगेट पे हैं। तो ये किस तरह से देख रहे हैं आप, ये क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे सिचुएशन में। अभी देखिए ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह फाजी को बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं और हमारे इसको दिन रात लगी रहती हैं। ये जाहिर है कि आपको पता है कि इंडिया का और इंडियन रॉ का और उसके बाद NDS का एक नेक्सस है, जिसमें वो BLA को BLF इनको बलूचिस्तान में सपोर्ट करते हैं, जबकि PPP को जो सेंट्रल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। यही हम अफगानिस्तान से हमेशा कहते हैं अफगान हुकूमत से क्या वो सरजमीन अपने कमिटमेंट की किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है और आपको इसको रोकना चाहिए। इसी वजह से मजबूर होकर फिर हमने यही किया कि जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, वेपन हमने साथ खुला लगा जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं, जो बलूचिस्तान में कभी धमाके हो रहे हैं, कभी KPK में हो रहे हैं और हर जगह पर फैलते जा रहे हैं। अंगों में हुआ, मस्तूंग में हुआ, फिर मियांवाली में हुआ, आपके सामने फिर पश्चिम में हुआ है। ये बहुत ही सीरियस है, लेकिन मियांवाली में हम देखा कितनी जल्दी तमाम टेररिस्ट को मार दिया और नुकसान का नहीं पहुंचा सके। तो मुसल्लह फौज फुली अलर्ट है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी दिन रात काम करी इसी के ऊपर, जहाँ भी कोई हो उनको पहले ही नेट को बस्ट कर देते हैं। बट मेरे ख्याल में साथ ही साथ जो अभी नया एक होगा जो हमने लीगल इमिग्रेंट को भेजना शुरू किया है, इसका भी बैकलैश आ रहा है। कोई शायद मेरे ख्याल में इसको भी, चूंकि जाहिर है कि ये दहशतगर्दों की बहुत बड़ी एक जगह थी जहाँ पर छुप जाते थे, रिफ्यूज लेते थे, फैसिलिटेशन होती थी, उसके बाद ये रिकॉग्निशन में मदद करते थे। क्योंकि कोई भी जो मुल्क में दहशतगर्दी होती है वो जब तक लोकल उसके साथ ना मिले हो तो नहीं हो सकती है, ये वजह। लेकिन अब हमने फैसला किया कि इनको तमाम इलीगल इमिग्रेंट फॉर्म जहाँ से निकालें, क्योंकि जब ये जाएंगे तो 50-70% तो उसकी हमारा क्राइम रेट वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि यही ड्रग भी इस्तेमाल करते हैं, फिर ड्रग नशे में जाके ये डिफरेंट की वारदातें करते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। आई एम वेरी हैप्पी कि मियांवाली का बड़ा अच्छे तरीके से वो सारे टेररिस्ट मारे गए और तमाम ज्यादा नुकसान से बचे। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह पूरी। अच्छा, लेकिन आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो अभी हालिया एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 24 में से जो 14 ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जिनमें अफ़गानी भी मुलव्वस पाए गए हैं। और अब एक ऐसे सिचुएशन में जब इनकलाब ही उनका हो रहा है, फिर उनके वज़ीर दिफा का बयान भी सामने आना, जिस तरह के उन्होंने एक थ्रेट किया कि इसकी कीमत झुकाना पड़ेगी पाकिस्तान को, और साथ ही साथ अब जहाँ पर आपने रॉ की भी बात की, उनका भी एक गठजोड़ अपनी जगह पर मौजूद है। तो कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? देखिए चैलेंज है, लेकिन हुकूमत के लिए कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जितना मर्जी सेट करें, अगर हमने प्रॉपर क्लीन बॉर्डर किया तो फिर हमारे साथ मुल्क को बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम अफगान टारगेट हम बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। उसके अलावा भी हमने देखा होगा चीनी, गन्ना, यूरिया सब चीज़ें देते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो कि हमारे इधर तो हमारे भाई बदली मुल्क हैं। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सबसे खत्म करें और नीति को इस्तेमाल न करेंगे। हमने तमाम वजह दे दी हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी। बल्कि
जब भी ऐसा होता है चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असेंबली ने बड़ा क्लियर कहा था, इससे हमारा अज़्म में और इजाफा होता है कि हम और डिटरमेंट होते हैं कि अपने शहीदों का, अपने मुस्तकीन का शहादत का बदला लिया देने के लिए। तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस पर मेरी आवाम से एक रिक्वेस्ट है कि देखें, आप मुसल्लह अफवाज तक खड़े हों। जो एक दूसरों का नैरेटिव है कि किसी तरीके से मुसल्लह अफवाज फौज को और उसके बाद आवाम को दूर कर दीजिए, ये कभी नहीं आप होने दें, क्योंकि मुसल्लह अफवाज आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती है। चीफ आर्मी साहब ने बारहा ये बात की है। और ये याद रखें कि हमेशा लड़ाई फाइट एज ए नेशन, आप कौम लड़ाई करती है, इसमें सिविल सोसाइटी, आवाम, हुकूमत और फौज मिल के ये लड़ाई करते हैं। हमें ये ज़रूरत है। हारिस नवाज साहब, मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ। आमिर ज़िया अर्ज़ कर रहा था कि मेरी कुछ दिफाई तज़ियाकारों से और भी बात हो रही थी कि ज़ाहिर इतने बड़े वाक़यात हुए पैदर पे। जो सवाल है वो ये कि यकीनन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान आर्मी वैनगार्ड का किरदार अदा कर रही है दहशतगर्दी से मुकाबला करने में, आज से नहीं बहुत अरसे से कर रही है और उसमें बेशुमार कामयाबियाँ भी हासिल की। लेकिन उनका कहना है कि जी सिर्फ एक तो यकीनन सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम होता है जो अपने काम करें, लेकिन साथ साथ सियासी, इंतज़ामी और माशी भी इस्लाहात की ज़रूरत होती है, काम करने होते हैं कि जिस पर तवज्जो नहीं है। और उसका वो कह रहे थे, उसका मलबा वो गिरा रहे थे कि गुज़श्ता माह की जो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट थी उस पर तनकीद हो रही थी कि फोकस नहीं था इन मामलात पे। उससे पहले जो फिर PTI का दौर था उसमें भी तनकीद हो रही है कि जी उसमें भी तरजीहात का तयन सही नहीं किया गया था। तो यहाँ पर ये जो एक कहते हैं ना पोलिटिकल विल की कमी होना, ये कितना बड़ा एक इशू है। क्योंकि अगर फिर मैं बात करूँ कि जैसे फाटा रिफॉर्म, सारे के अगर आप याद करें कि जब 2015 में नैप आया था नेशनल एक्शन प्लान, तो उसमें 20 नुकाती में ये अफगान महाजरीन का भी मसला था और उसमें फाटा रिफॉर्म भी थे और भी बहुत सारे नुकात थे, लेकिन उस पर पेशरफ्त नहीं हुई। 2021 में जब आपने उसको रिवाइज़ किया तब भी उन 14 नुकात पे पेशरफ्त नहीं हुई। तो कितना ये आपके ख्याल में जिम्मेदारी है कि हमारे जो सिविल क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही? जी देखें आमिर, ये बहुत सोचो इस्लामिक प्रॉब्लम में जब माशी तौर पर हालात ठीक होते हैं और कारोबारी जिंदगी होता है और उनके घर के हालात ठीक होते हैं, तो वो ये हॉस्टाइल एजेंसी के आगे नहीं कुछ देख सकते, ना उनके दे फॉल प्रे टू देम बिकॉज देन ऐसे काम। इसलिए जो सिविल हुकूमत होती है उनको आवाम नुमाइंदे सिर्फ क्यों है, उनको इसीलिए जब असम्बली में जाएंगे, कानून साजी करेंगे, उनके सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रोजगार के लिए मौके इकट्ठे करेंगे और उनको लाइफ की थर्ड की अगर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट देंगे, बिजनेस के इन्वायरमेंट के लिए, वो भी नहीं हम करते हैं। ये मैं बात करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। जो भी मतलब मैंडेट आती है उनको चाहिए कि इस्लामी को रिवाइज करें, मुल्क सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ठीक करें, आवाम की भलाई के लिए काम करें, बल्कि अपने आप को बहाल करने के लिए करें। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ये जो होता है हाथ से चढ़ जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान में पहला नुक्ता था कि जी जो दहशतगर्दी में लोग मुलव्वस होंगे उनको फांसी दी जाएगी। अब हमारे मुल्क में माशाल्लाह एक अनअनाउंस मोरेटोरियम है कि आप जो लोग कहते हैं ना कि बड़े जराइम में मुलव्वस हैं, जिनकी सज़ा मौत है या दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, अरसे से कोई इस तरह की बात नहीं हुई। स्पेशल कोर्ट्स की बात हो रही थी, फौजी जो फौज की सुपरविजन में काम करेंगी, पहले सनसेट क्लॉज के तहत हुई थी, 2017 तक चली वो, फिर उसके बाद 2 साल का उसका एक्सटेंशन मिला। आपके ख्याल में इस तरह के इक़दाम की दोबारा ज़रूरत होगी कि जनाब दोबारा से दहशतगर्दों को फांसी दी जाए, स्पेशल खुसूसी अदालतें हों कि जहाँ पे जो ब्लैक टेररिस्ट हैं उनको जो है सज़ा दी जाए, और ज़ाहिर है कि वो मिलिट्री कर सकती, सिविल कोर्ट्स तो ज़ाहिर दबाव में आ जाती हैं, उनको खुद खतरा होता है, जजेस को खतरा होता है, प्रोसिक्यूशन को खतरा होता है, गवाहों को होता है। जी देखें, इस पर भी आमिर एक बात याद रखें, यही इशू है। अब आप बताएं जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो बच्चे बूढ़े जिस बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, क्या यहाँ इंसानी हकूक नजर नहीं आते हैं? क्या आपको अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ इंसानी हकूक नजर नहीं आते हैं? कश्मीर में व्हाट इज हैपनिंग यू ऑल नो, इराक में, लीबिया में, सीरिया में व्हाट इज हैपनिंग। द इशू इज कि इसके ऊपर इस्लामिक वर्ल्ड हैज टू स्टैंड अप। दे हैव दैट प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड एंड वेरी इफेक्टिवली यूटिलाइज, जो हम नहीं करते हैं। अब आप बताइए कि एक टेररिस्ट है, उसने स्कूल के बच्चों को शहीद किया, सब कुछ किया, कोर्ट में सजा दी और आप उसको सजा मौत नहीं दे सकते। We have to take strong steps and we have to stand on our feet. अच्छा, आप मुझे क्लियर करके, मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ
कि आप समझते हैं कि क्योंकि सज़ाए मौत पे मोरेटोरियम है, इस पे पाबंदी हटनी चाहिए जो, और क्या ये बैरूनी दबाव के तहत है, मैं ये समझूं? जब पाकिस्तान के कानून में सजाए मौत है तो उसको जरूर होना चाहिए। तो क्यों अमल नहीं हो रहा है, क्या वजह? और हमें अंडर प्रेशर आप आ जाते हैं, ये काम के ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनको कश्मीर में नजर नहीं आता? मैं यही बात कर रहा हूँ। इसलिए जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर सजाए मौत मुल्क में है, हिनस क्राइम में और उसके बाद मारने में, कत्ल में, जहाँ जहाँ जो भी है उसको हमें हर हालत में करना है। कम्युनिटी कोर्ट ट्राइबल से जरूर होने चाहिए। नेशनल प्लान में 2-4 साल रहे, उसके बाद खत्म कर दिए गए। उस वक्त हुआ ये था कि 2-3 साल के बाद फिर हम अपने एंटी टेररिस्ट फोर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी कर देंगे, उनके केस को जो स्पीड अप करेंगे ताकि जल्दी फैसले हो। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल दुरुस्त। हारिस साहब, एक चीज़ जो मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे आप जैसे जो मतलब है कि एक्सपर्ट्स हैं और अब तो माशाल्लाह आप हुकूमत में भी हैं, वो समझते हैं कि इस मुल्क में सज़ाए मौत पर अमल दरामद होना चाहिए। हम ये समझें कैटेगोरिक के ये बैरूनी दबाव के तहत हमारे यहाँ इस चीज़ पे पाबंदी है, जिसमें इंसानी हकूक़ की जो इंटरनेशनल तंजीम है उनका भी है, EU का भी मुतालबा है, इस वजह से हम लोग अपने ही आइन पे अमल नहीं कर पा रहे? देखें, इसके लिए बेस्ट ये आई वुड से नाउ कि आप एक चीफ जस्टिस भी नए आ गए हैं जी। समझे प्रोटेक्शन लैंग्वेज की तरफ से, किसी की तरफ से, पाकिस्तान में किसी की तरफ से भी तेरी जब एक मुल्क में कानून है उसके पर अमल क्यों नहीं होता? आई एम श्योर का बड़ा क्लियर। तो बतौर होम मिनिस्टर आप क्यों नहीं करती? ये इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। ये बेसिकली ये अब ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। फेडरल गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये नहीं, ये वहाँ से ऑर्डर्स होते हैं। मैं यानी कि डेफिनेटली चेक इट आउट कि व्हाट इज द डिले, व्हाई दिस हैपनिंग एंड हाउ वी कैन इंप्रूव एंड इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि जिस तरह से ऑपरेशन रद्दुल फसाद और उससे पहले हमने ज़रबे भी देखा था, कामयाबी से हुआ, उसके बाद एक दहशतगर्दी की जो हमने देखा था कि उसकी इफरियत पे काबू पा लिया था, कंट्रोल हो चुकी हुई थी, उसके बाद ऐसे वाक़यात नहीं हुए। अब दोबारा से इन वाक़यात का होना, ये कहाँ पर स्पेस बनी कि दोबारा से ये अनासर एक्टिव हुए? आप क्या समझते हैं? क्लियर की बात है। देखें, जब अमेरिकन जा रहे थे बहुत ही तादाद उसके बाद जान के छोड़ते गए, अदरवाइज इससे हैंड ओवर टू तालिबान की हुकूमत को। वो वेपन एमुनिशन इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को DLA, BLF, PTC, दाइश, अलकायदा और सबको लगते, ये उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास हर किस्म की हमने तैयारी की हुई है। वी हैव मेड ऑल काउंटर मेजर्स। अब ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें 95-96% जो होता है ना, इसका जो कंट्रोल कर लेते हैं। पहले नेट हमारी स्कोर एजेंसी इंटेलिजेंस की बस कर देती है और यहाँ मारे जाते हैं। 1-2% हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी एक और में इलीगल इमिग्रेंट्स होगा तो ये नया स्टार्ट हो गया है। ये प्रेशराइज है, पैसे है। किसी हालत में हुकूमत पाकिस्तान इससे अब बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने अपनी ये जो बड़ा क्लियर का है कि हमारा इन वाक़यात से और हौसला बढ़ता है, हमारा अज़्म बढ़ जाता है। हमने अपने शहीदों का, हमने अपनी शक्तियों का बदला लेना, इसके लिए पूरी कौम की जरूरत है। वी हैव टू बी टुगेदर एज अ नेशन। लड़ाई याद रखें, दुश्मन का नैरेटिव के फौज और अवाम को दूर कर दो, जो कि हमेशा से इकट्ठी रही है। ये हमें मिल के एनिमी के इस नैरेटिव को डिफीट करना है, जिसमें सिविल सोसाइटी, हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज सबको मिलके इस नैरेटिव को डिफीट करने और करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे हारिस नवाज साहब, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे हमारे साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी अहम सिचुएशन आमिर ज़िया साहब बन चुकी हुई है। और इसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे वो भी बात कर रहे थे, अफ़गान हुकूमत जो अभी तालिबान की वहाँ पर उनका क़याम, उसके बाद भी तेज़ी आई है इन वाक़यात में। तो हमें डायलॉग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए कि उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, क्योंकि 2 बॉर्डर्स पर अगर इस तरह के मामला चलेंगे, दोनों तरफ से अगर दुश्मन हमलावर होंगे, फिर अंदरूनी चैलेंजेस अलग मौजूद हैं हमारे साथ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है कि इंतहाई पेचीदा सूरत हाल, और जिस तरह की संजीदा बहस होनी चाहिए हर सतह पे, मीडिया पर भी होनी चाहिए और थिंक टैंक्स में भी होनी चाहिए और हुकूमती सतह पे सियासी जमातों में होनी चाहिए, वो हमारी दहशतगर्दी के हवाले से नहीं हो रही है। मैंने जैसे अर्ज़ किया था सवाल में, जो मैंने कहा था कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो क्या बाकी काम होने वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो पता चलता है वो बाकी काम तो नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे फाटा का मर्जर हुआ, अच्छा उसका पूरा जो ख्याल था या ख्वाब था वो ये था कि जी फाटा में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे,
और हम फाटा की तकदीर बदल देंगे, वहाँ पे इतनी माशी तरक्की होगी, दीगर डेवलपमेंट होगी। तो पता चला वो अब तक जो है मतलब है जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उसकी जिम्मेदारी लेने से ही कासिर हैं। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे फंड एक तो एलोकेशन 1000 बिलियन रुपीस रखे गए थे, तो उसमें से मेरे ख्याल में 4-5 बिलियन भी अगर खर्च हुए तो बड़ी बात है। अच्छा, वो तमाम जिम्मेदारी वहाँ पर फौज के आपने हवाले की हुई है और ज़ाहिर फौज अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाने से रिलक्टेंट है, सियासी जमातें वहाँ पे जाने से रिलक्टेंट हैं। ठीक है ना, कि वहाँ पे जाकर लोगों की तरक्की करें। अब वहाँ पर ज़ाहिर है कि जब लोगों में बेरोजगारी होगी, वहाँ हमारी जो सियासी जमातें हैं उनका क्या फाटा उनका वो नहीं रहा, प्रायोरिटी नहीं रही? नहीं, तो वहाँ पे वो तरजीह है। बात ये होती है कि बात ये होती है कि सिर्फ तकरीरें या जलसा करना तो सियासी अमल नहीं होता। बात ये होती है कि वहाँ पर आपके वहाँ के अवाम की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, माशी मौक़ों के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब जाहिर है कि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बेरोजगारी होंगी, तो लोगों में गुस्सा आता है, उसके निकलने के कई तरीके होते हैं। बिल्कुल शहरी इलाकों में आप देखते हैं कि जराइम में इजाफा हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ उन जैसे इलाकों में ये होता है कि लोग दहशतगर्दों के हाथों खिलौना बन जाते हैं, कि वहाँ पर जब दहशतगर्द जो हैं वो अगर लोगों को मतलब है डॉलर दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर दूसरा जो है वो अफगानिस्तान से हमें कैसे डील करना है। अफगान तालिबान के साथ ज़ाहिर हमारी मुखासमत नहीं है और ना होनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम लोग अपना मैसेजिंग कैसे करते हैं? अगर हम मतलब है अफगानिस्तान को और अफगानियों को हम बतौर दुश्मन तो ट्रीट नहीं कर सकते। अफगान बड़ी मेहनती कौम है, बड़े बहादुर लोग हैं, हमारे उनसे सदियों पुराने रिश्ते हैं। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ जो एक आम जो मैसेजिंग कर रहे हैं कि जी मतलब है दहशतगर्दी में, तो हर अफगानी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है। बिल्कुल ये एग्रीड बात है कि हमारा बॉर्डर पे कंट्रोल हो, वो वापस जाएं, लेकिन जब हम पैगाम देंगे तो हम किस तरह से देंगे? लेकिन उनको नाराज ना करें, हम उनको गुस्सा ना दिलाएं, जो कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त हम हमारी जिस तरह से मैसेजिंग हुई है वो बड़ी मनफी है। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अफगानी 40 साल से रह रहे हैं, उनका एक कारोबार है, उसको वापस जाना है। आपने कहा जी आप जा सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ जो पैसे आपने यहाँ पर जायदाद बनाई है उसका क्या होगा? ठीक है ना, आप एक लिमिट के तहत लेके जाएंगे ना डॉलर या जो रुपीज़ हैं। तो अब ये चीज़ें, इन सवालों का जवाब ज़रूरी था। इसके लिए हमें चाहिए था कि अफगान तालिबान से हमारी हुकूमत बात करती ताकि वो ओनरशिप लेते। हमें यूएन को इन्वॉल्व करना चाहिए था ताकि उनकी रिपेट्रिएशन के लिए हम कुछ उनके हाथों में पैसे दे रहे होते, कि जो हमने इतना उन पर कहते हैं ना कि मुश्किल झेली, उनके साथ हमने मतलब यहाँ पे पनाह दी, कई दिहाइयों तक दी। अब जाते जाते उनमें से कुछ लोग नाराज़ होके जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमारे और अफगानिस्तान के रिश्ते नाते बहुत क्लोज हैं और हमें इसको इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी वो हमारे खिलाफ बयानी में इस्तेमाल होने लगे कल को। तो ये चीज़ें ज़ाहिर केयरटेकर गवर्नमेंट को, खास मामला था, तो इसको तो एग्जैक्टली जिस तरह से आपने बताया कि अगर इसको एग्जीक्यूट भी करना था इस फैसले को, तो उससे पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए थी, प्री प्लानिंग, वो उसकी कमी आपको दिखाई दे रही है। और जहाँ तक डायलॉग्स की बात है अफगान तालिबान से, आपको भी याद होगा, हम सबको याद है कि जिस वक्त ये इनका अमेरिका का वहाँ से इनखला हो रहा था और उस वक्त में पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया था उन डायलॉग्स में अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान। तो उस वक्त अगर हम डायलॉग्स को की टेबल पर तालिबान को लेकर आ सकते तो हम खुद उनसे 1-to-1 डायलॉग्स नहीं कर सकते। तो बड़े मुश्किल हालात थे ना जब आपने पूरा वो प्रोसेस दोहा और उसका जो शुरू किया था, वो तो अमेरिका के साथ जब गुफ्तगू का, वो तो बड़े चैलेंजिंग हालात थे। तो अब तो फिर भी हम समझते हैं कि जी अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो करज़ई की हुकूमत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, तो उस तरह से हमें उस तरह से ट्वीट भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो लोग जज्बात में आके, और ज़रा वो मुखलिस लोग हैं, हमें उन पाकिस्तानियों से शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मीडिया में होते हैं और जब हम मतलब सियासत में होते हैं तो बड़ा हर लफ्ज़ को नाप तोल के बोलना चाहिए, वरना उसका होता है क्या है कि जो लोग दोस्त होते हैं, जब हम गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं तो उनका दिल दुखता है और कल को उनसे हालात कशीदा भी हो सकते हैं। तो अफगानियों के साथ ज़ाहिर देखो, आप भी देखें, बड़े एक कहते हैं प्राउड नेशन है वो ना, आप देखें कि वो बड़ा मेहनती लोग हैं, सबसे टफ से टफ जॉब कराची तक खैबर आपको करते हुए नजर आते हैं। तो हमें जो है मतलब है कि विद ह्यूमन हार्ट करना है उस चीज़ को, और मेरे ख्याल में वो हमारी जो फैसला साज है उनके दिल में भी ये होगा कि हमें इसी तरह करना है। मैं कह रहा हूँ जो इब्लाग है, कम्युनिकेशन है, उसको बेहतर बनाने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ। दुरुस्त चीज़ है। आपने एक और अहम मौजू पे हम बात, वो जो स्टोरी हमारे सामने आई एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की जानिब से, जिन्होंने मोदी सरकार का जमहूरी चेहरा, सो कॉल्ड जमहूरी चेहरा बेनकाब किया है, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं
कि भारत में इंसानी हुकूक के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन जारी है और ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस पर क्या भारत पर आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ करने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ कामरान सईद उस्मानी साहब हैं, नेशनल यूथ अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह से सारे सिचुएशन को देख रहे हैं कि एक जानिब आलमी मीडिया भी इसको बार बार हाईलाइट भी करता रहा, नशर भी करता रहा, दिखाता रहा भारत का जो असल चेहरा है, जो हम देखते भी रहे हैं टाइम टू टाइम वहाँ पर, चाहे अक़लियतें हों, चाहे इंसानी हुकूक के जो कारकुनान हैं, वो जब आवाज़ उठाते रहे तो उनके खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है। तो भारत को कोई लगाम डालने के लिए मौजूद नहीं है, उनसे पूछने के लिए उनकी जवाबदेही या उनकी जवाब तलबी कब होगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है वो भारत में 2019 में विजिट करना था, जो उन्होंने भारत ने कोविड का बहाना बना के उनके विजिट को टाल दिया। अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर भारत से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने तकरीबन कोई 350 के करीब सवाल पूछे हैं, जिसमें मैं आपको साथ साथ ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान से सिर्फ 27 से 29 के करीब सवाल पूछे गए थे और पाकिस्तान सिर्फ 2 से 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया था 2-2.5 साल, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट की तरफ जा रहा था। अब भारत से माशी बेज़ाब्तियों के हवाले से तकरीबन 350 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें खास तौर पे भारत का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, प्रीशियस ज्वेलरी एंड जेम सेक्टर है और क्रिप्टो सेक्टर जो है उसके हवाले से भारत से सवाल पूछा जाएगा, जो कि नज़र ये आ रहा है कि भारत जो है इन सवालों के जवाब देने से कासिर होगा, क्योंकि भारत के अंदर खास तौर पे जो यूरोप के अंदर भारत इलीगल वेपन ट्रेड, ड्रग ट्रेड और इन सारे टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर से जो पैसा कमाता है, उस पैसे को जो है भारत के अंदर ला के रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। रियल एस्टेट से इस पैसे को जो है 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना करके वो भारत के पुराने मंदिरों के अंदर रखा जाता है। आप जानती हैं जैसे कि भारत के अंदर की तारीख जो है वो 5000 साल पुरानी है और इन मंदिरों में कोई भी चेक एंड बैलेंस या कोई किसी की भी तरीके से एग्जामिन नहीं किया जा सकता। आपको पता है इसके पीछे भारत का जो पुराने मंदिरों का माफिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर इन्हें जब भी कोई स्टेट टेररिज्म करना होता है या जिस भी तरह से इसको क्या कहते हैं इलीगल मनी को इस्तेमाल करना होता है, इस पैसे को निकाल के क्रिप्टो के जरिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब FATF की नज़र से भारत के जो 2 सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिसमें खास तौर पे भारत की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और उसके बाद जो कैसीनो और जो जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है बेटिंग या सट्टेबाजी जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बिल्कुल छुपा हुआ है। तो बिल्कुल इंटरनेशनली जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अब भारत जाने लगा है, उनके विजिट स्टार्ट हो चुके हैं या होने लगे हैं और इसके भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखने में मिलेगा हमें। यानी आप ये फोर्स इन करें कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं वहाँ पर बस बातें सवालात तक नहीं होंगी, आगे एक्शन भी होगा। जाहिर है जी, पाकिस्तान का आप देखिए, पाकिस्तान जब ग्रे लिस्ट में जा रहा था तो पूरी दुनिया में एक हंगामा बरपा था। महज 2 से 3 सवाल जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया था। भारत से तो तकरीबन कोई 350 के करीब सवाल हैं। लेकिन इसमें एक अफसोसनाक बात मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पे महज जब 3-4 सवालों पे अड़ा हुआ था, उस टाइम पे पूरा मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान के पीछे था। लेकिन भारत के अंदर मीडिया ब्लैकआउट अगर आप देखिए तो इस पे बात ही नहीं हो रही, वो टोटली इग्नोर कर रहे हैं। वो G20 की तरफ, वर्ल्ड कप की तरफ, बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान कर रहे हैं ताकि इस मामले को किसी तरह खामोशी से निपटाया जा सके, जो कि मेरे ख्याल से इस बार मुश्किल है। मिर्जा साहब, इस पे आपका कमेंट चाहूंगी, फिर ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। ये जो इन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में अच्छी मालूमात हमें दी कि जिस तरह जितने 350 के करीब सवालात हैं, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के साथ सलूक कुछ और होता है और भारत के साथ कुछ और होता है। इंसानी हकूक़ के जो मेयार हैं मगरिब के लिए वो फ़लस्तीन के लिए कुछ और हैं, कश्मीर के लिए कुछ और हैं और अपने लिए कुछ और हैं। सूरत हाल को तो यहाँ पर मईशत के मामले में भी मुझे नहीं लगता कि जो भारत का इकनॉमिक क्लाउड है, एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हम लोग आगाही की काम कर रहे हैं ये मज़ीद होना चाहिए। हमारे प्रिंट मीडिया को, हमारे जो है जो वेबसाइट्स हैं उसमें, क्योंकि हम तो उर्दू में बात कर रहे हैं ना, यही चीज़ें जो हैं बाज़बान अंग्रेज़ी भी, ताकि जो वहाँ के कहते हैं बैन अल-अक़वामी जो रीडर है उसके पास भी पता चले कि कम अज़ कम हम उनमें आगाही तो फैलाएं कि जनाब भारत ने ये किया। और हमारा जो असल मेरे ख्याल में जो फेस टू पाकिस्तान है या विंडो टू पाकिस्तान है अंग्रेज़ी मीडिया दुनिया के लिए, उसका बड़ा किरदार बनता है कि वो इसमें एक मतलब है कि ऐसे आर्टिकल डेवलप करे, हाँ, और ये हाईलाइट करे कि जी हमारे साथ ये सलूक हुआ तो भारत के साथ यानी कि इतना ज़्यादा वो काले धंधों में मुलव्विस और वाकई बिल्कुल सही कहा, हाईलाइट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात करें आप। कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त लेते हैं जनाब। ब्रेक के बाद इकोनॉमी की सूरत हाल पर भी नज़र डालेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसमें एक सबसे अहम इस वक्त हम देख रहे हैं कि IMF इस वक्त उनका जो एक डेलीगेशन है वो मौजूद है इस्लामाबाद में, मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि जो टैक्स नेट है उसमें तौसील आई जाए, ये मुतालबा सामने आ गया और साथ ही साथ 10 माह का टैक्स प्लान मांग लिया गया है। अब इसमें FBR ने IMF को बगैर किसी शॉर्टफॉल के सालाना टैक्स हदफ पूरा करने की यकीन दहानी करा दी है। ये रियलिस्टिक है आमिर ज़िया साहब? ये जो सारे शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, FBR के साबिक चेयरमैन हैं और इनकी मौजूदगी में मुझे तो सवाल सिर्फ करना चाहिए, जवाब तो देना नहीं चाहिए। तो शब्बर साहब यहीं से शुरू करते हैं। जो भी आमना साहिबा कह रही है कि जी IMF का रिव्यू है, क्या इसमें उम्मीदें हैं और क्या खदशात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, जो पाकिस्तान की मईशत है जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, मेरा ज़ाती व्यू है कि पाकिस्तान की मईशत एक थोड़ा सा सेरेमोनियली बेहतर हुई है बिकॉज ऑफ द एनफोर्समेंट एक्शंस जो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं और इनका हम बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ें की जाएं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स को चेंज कर दिया है, मगर जो हमारे सिस्टम में लूज एंड सम आ गए थे, स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में, वो हमने सेटल किए हैं। और IMF को हमें ये भी गौर करें आप कि 2 मीटिंग्स हुई हैं मॉनेटरी कमेटी की और दोनों मीटिंग में उन्होंने डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ाया है इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हुई है बल्कि कांस्टेंट रही है या थोड़ी कम हुई है। तो IMF का जो, और सिमिलरली पाकिस्तान ने गैस की प्राइसेस में और पेट्रोल की प्राइसेस में कंपैटिबिलिटी दिखाई है। तो इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि IMF की जो मीटिंग्स होने वाली हैं उनका नतीजा पॉजिटिव निकलेगा और हम एक बेहतर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की तरफ जाएंगे जिसको हमें एज सून एज पॉसिबल कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए केयर टेकर गवर्नमेंट ने और हमने देखा कुछ माशी अशारी हमारे बेहतर हो गए। क्या वजह है कि इससे पहले PDM के 16 माह उसमें वो काम नहीं किया जा सका जो केयर टेकर ने कर दिखाया? बल्कि मेरी नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम तो शर्मिंदा हो गए कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो काम कर दिखाया हम नहीं कर सके थे। तो क्या वजह थी? पॉलिटिकल विल की कमी थी? पता नहीं था कि करना क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ आमिर कि आपसे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने अभी भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि 2002 से लेकर 2023 तक, मैंने शायद आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि 2002 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है चारों पॉलिटिकल सिस्टम्स ने, मिलिट्री गवर्नमेंट्स, फिर जरदारी साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, फिर PTI और फिर PDM। मसला ये होता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, पहली बात कि वो पॉलिटिकली कंप्रोमाइज होती हैं। दूसरी बात ये कि वो लोग अपने ज़ाती प्रोजेक्शन को मुल्क की प्रोजेक्शन से ओवरराइड करते हैं। तीसरी बात, उनके पास उनके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो माफियाज के सामने खड़ा नहीं होना चाहते। जो आप जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड की, या अफगानिस्तान के साथ जो एक्सचेंज कंपनियों ने मजाक बनाया हुआ था, ये बात मैं बड़े अरसे से कर रहा था मगर पाकिस्तान में कोई इस पे कानों पे जू नहीं रेंग रही थी। अब जब आसिम मुनीर साहब ने इन दोनों चीज़ों पर हाथ डाला है तो आप देखें कि आज पाकिस्तान में बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो गया है। और अगर इसको हम थोड़ा और बेहतर कर लें और थोड़ा और इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और अफगानियों को ये बताएं कि हम उनको हर किस्म की सपोर्ट देने को तैयार हैं, मगर हम उनको पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो बार बार ये कह रहा हूँ कि 5000 का नोट कैंसिल करें और कोई आदमी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे कुछ अरसे बाद आपको एक रिपोर्ट देगी जिसमें ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन इस वक्त 9.5 ट्रिलियन रुपीस है और
एक रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है मार्केट में जो ये कहती है कि इसमें से 1/3 रुपीस जो है नोट वो अफगानिस्तान में पड़े हैं। अच्छा, ये मैंने कहीं ये एक रफ़ा थी या ये हमने कहीं पढ़ा था कि अब बात ये हो रही कि जी 5000 के नोट को जो है ग्रेजुअली फेज आउट किया जाए बजाय एकदम करने के। आपके ख्याल में ये मुमकिन है? इसमें कहीं किसी सतह पे गौर हो रहा है? मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं तो फेज आउट की बात भी नहीं कर रहा जी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि ये नोट पुराना हो गया है, हमारे पास बैंक में आए नया ले जाएं, बस आईडी कार्ड नंबर देते, बस खत्म। बिल्कुल ठीक। दुरुस्त। अच्छा, अब आपने ये अफगान ट्रेड के हवाले से बात की। आमिर साहब, आपने मेरी बात को गौर नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि आमिर जिया साहब आए, मेरे पास कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। आपका नोट जरा पुराना हो गया है, मैं जरा अच्छी तस्वीर देना चाहता हूँ, क़ायद आज़म की नई तस्वीर देना चाहता हूँ, शायद बगैर टोपी के दे दूँ मैं, तो उसमें मैं ये कह दूँ कि भाई ये पुराना नोट पुराना है, इसको मेरे पास रख दो और मुझसे नया नोट ले जाओ, ये बता दो तुम्हारा आईडी कार्ड का नंबर क्या है। अच्छा, आपका ये जो शनाख्ती कार्ड का नंबर हासिल करने का शौक है, मुझे याद है जब आप FBI चेयरमैन थे। नहीं, मैंने जरा उसमें बात की है, लाइटर नोट पे। मेरा सवाल सुन लें आप। तो आपने इसी तरह की कोशिश की थी FBI की जब आप चेयरमैन थे कि अगर इतने रुपयों की खरीदारी होगी तो NIC का आपको पेश करना पड़ेगा। तो दुकानदार भी भरम हो गए थे, खरीदार भी भरम हो गए थे कि जो हमारा मिजाज है कौमी कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ हैं। तो ये जो आप मेरे ख्याल में उसी तरह की बात है और इसमें उसी तरह की मज़ाहिमत आएगी। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं बात, मैं इस पर खिलाफ नहीं कर रहा जी। चलो उसको छोड़ दो। आमिर, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 10-5 हज़ार के नोट हैं, तुम मुझे बैंक में जाके चेंज कर दो और आईडी कार्ड दे दो, उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। तो हम साफी मजदूर लोग होते हैं, हमारे पास तो बहुत कम होते हैं 5000 वाले नोट। अच्छा जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना। नहीं, हम सपोर्ट करते हैं। हम तो आपकी बात को शब्बर साहब की तो इंडोर्स कर रहे हो, कह रहे हैं कि मज़ाहमत आती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आप इस पे हंसते हो, आप इसे मजाक बनाते हो, आप इस पे हमारे साथ मुझे रिडिक्यूल करते हो कि नहीं, आप माफ कीजिएगा अगर आपको ये महसूस हुआ। ये तो मैंने लाइटर टोन, मुझे ये याद आया था कि आपकी जिद्दोजहद बहुत पुरानी है। मैं ये कह रहा था कि आपकी जिद्दोजहद बहुत पुरानी है और ये जो आपकी तजवीज़ है ये भी उसी तरह की है और इसकी में फादियत से कोई हम इसको इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल आप ये रखते हैं, आपको बड़ा एहतराम है हमारे लिए आपके उसमें जी। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मगर मैं ये बता दूं कि नबियों और पैगंबर की बात भी पहली दफा समझी नहीं गई थी कभी। दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा शब्बर साहब कि ये एक तो हो गई 5000 के नोट की बात हुई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर जो आपका बड़ा एक फर्म अच्छा स्टांस है कि उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा था और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अभी लिए गए हैं, ज़ाहिर है कि जब आर्मी चीफ ने इंटरेस्ट लिया और हमारी मतलब है फौजी क़यादत, तो सिविलियन क़यादत भी वहाँ पे जमा हुई। क्या वजह है कि हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं ऑन दे ओन ये काम नहीं कर पाई इतने? क्या उनके वहाँ के जो लोग कहते हैं कि जी रोजगार नहीं है, लोगों को वहाँ पे स्मगलिंग करने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते सरहदी इलाकों में भी? नहीं, बड़ा आसान सवाल किया आपने, बड़ा आसान किया जी। ये मेरे ख्याल में आई गेस कनेक्शन इशू, हम PCR से दरख्वास्त करेंगे कनेक्शन को करा सके, जितना जल्द करा सके उतने अच्छा होगा जी। क्योंकि बड़ा अहम ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो हमारी सिविलियंस हैं, जो गवर्नमेंट्स, वो अब तक ये इशू क्यों नहीं कर सके। आपका इस पे क्या स्टांस है? नहीं देखिए, एक तो पॉलिटिकल विल की कमी है और जितना जामे तरीके से हमें काम करना चाहिए, मैंने वही बात की ना कि फाटा के रिफॉर्म्स से हम लोग अमल दरामद नहीं कर सके। अब कहाँ पे स्मगलिंग की शिकायत कहाँ पर है? ज्वाइन कर लिया जी आपको आवाज आ रही है? जी मैं सवाल आ रही है आमिर? जी शब्बर साहब, मेरा सवाल वही ये कह रहा हूँ कि देखिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, अगर उसमें 100 चीजें उसकी पड़ी हुई है, उसपे तकरीबन 25% कारोबार वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गुड्स का, स्मगलिंग गुड्स का कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। तो कभी आपने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCCI के जबान से अफगान ट्रांजिट का नाम सुना है कभी? तो ये भाई आप क्या बातें कर रहे हो? ये वो बातें कर रहे हो जो किताबों में नहीं लिखी हुई। जाहिर है कि तो ये आप कह रहे हो ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट करेगी, तो भाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे करेगी? वो मुझे कहते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आप आने दें और आप ये रोकें कि वो स्मगल नहीं हो। भाई वो तो सही है, मैं रोकता हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि आप बेचते क्यों हो? मगर वो ये तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है ना सर। कौन सी दुकान है जिस पर अफगान ट्रांजिट का माल नहीं पड़ा? कौन सी दुकान है जिस पे स्मगल का माल नहीं पड़ा?
बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, मुझे एक और इशू मैं चाहूँगा, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है टैक्सेशन के हवाले से और FBR के हवाले से, ये भी आमना साहिबा ने भी इसका तस्करा किया था कि जी मज़ीद जो है एक्सपेंड करना टैक्स नेट को, और ये IMF ज़ाहिर कब से कह रहा है, और हम तो मतलब है जब नए नए जर्नलिज्म में आए थे तब से सुन रहे हैं कि जी टैक्स नेट को एक्सपेंड करना चाहिए, हो के नहीं देता। क्या क्या वजह है, कहाँ पे इस इंटरेस्ट जो है लोगों का माने आता है, और किन जगहों पर हम फैला सकते हैं? मतलब तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स दे रहा है, किन जगहों पे मजीद एक्सपेंड हो सकता है ये? जी, ये पाकिस्तान में आज के माहौल में नहीं हो सकता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो माफिया है जो कि टैक्स नहीं देता और टैक्स कभी भी नहीं देगा आज के हालात में, वो आड़ती और ट्रेडर हैं और ये डीलर्स हैं। जो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अगर वो 100 रुपए की आती है, दूध है, सब्जी है, आम है, ये सारे कल्टीवेटर 100 रुपए का उगाते हैं और कराची लाहौर में 200 का बिकता है। दरमियान में आड़ती है, इसके दरमियान में रिटेलर है, इसके दरमियान में होलसेलर है, जो पाकिस्तान में माफिया है, और इस माफिया के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता हूँ कि अभी तक मुझे इस गवर्नमेंट के अंदर भी, जो कि आसिम मुनीर साहब के का बड़ा कन्विक्शन है, वो भी मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें आमिर बात बड़ी सिंपल सी है, हमारी गवर्नमेंट डरती है शटर पावर से। जिस दिन बाजार बना, आप भी आ जाओगे कि देखिए जी बाजार बंद हो गया, दूध नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, कपड़े की शॉर्टेज हो गई, आप कैमरे लेके पहुंच जाओगे बाजारों के अंदर और बताओगे ये लेबर हो गया। ये पूरा एक माफिया का मुल्क है, इसने पूरा टेक ओवर किया हुआ है इस सिस्टम को। ये जो आप बार बार बात करते हो टैक्स नेट, ये कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, लालू खेत की तमाम मार्केटें मिलकर लाहौर की मार्केटों से ज्यादा टैक्स देती हैं, पूरे लाहौर से। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरी कराची के बिजनेसमैन से बात हो रही थी, टैक्स नेट पे ही बात हो रही थी, उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट में, चाहूँगा जरा वजाहत करें सवाल की, जो उन्होंने कहा कि जी हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर भी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम बहुत देते हैं, हमारा जो है मतलब है आड़ती भी बहुत देता है और ट्रेडर भी बहुत देता है, और उनका जोर इस बात पे था कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि सभी लोग टैक्स पेयर हैं, गरीब से गरीब आदमी, कारोबारी आदमी हो, कोई भी हो। तो इस पर ज़रा राय दें कि ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्सेशन से मिला दें, उसको किस तरह से लोगों को समझाया जाए कि जी ये बड़ा बारीक फ़र्क है? जी देखें, कोई भी मुअज़्ज़िब माशरा जो होता है ना, जो आदमी ये बात कर रहा है ना, उसको जाकर जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुअज़्ज़िब माशरे में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो सब आदमी के ऊपर बराबर होता है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है ना, वो किसी माशरे में टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं होता, बल्कि माशरे में इक्विटी के लिए होता है कि दौलत को एक हाथ में नहीं जमा होने दिया जाए। ये बड़ी सिंपल सी इकोनॉमिक्स की बात है। ये वो जाहिल आदमी जो है उसको समझाएं कि भाई आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो अगर 100% भी हो जाए फिर भी डायरेक्ट टैक्सेशन बाकी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन किसी माशरे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इक्वेट करने के लिए होता है। लेकिन मसला ये है ना शबर जैदी साहब, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता ना, जिस जानिब आप कह रहे हैं वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। अपना ये बात जो आप बात करिए ना, ये भी आप गलत बात करिए, दिखाई नहीं देता, ये भी कहानी आप लोगों की बनाई हुई है। मैं उसमें बाद में आता हूँ। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन है ना जी, मेरी बात और भी सुन ले, ये कुरान मजीद में नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंसान की इजाद की हुई चीजें हैं, और ये इसको इंसानी अकल समझ सकती है, इसको मौलवी समझ नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम ये है कि जो चीज इनको मौलवी समझते हैं वो समझ आ जाती है, जो चीज इनको अकल समझ जाती है वो समझ नहीं आती। अच्छा, अब आपके सवाल पे आता हूं मैं कि जो इस्तेमाल नजर नहीं आता, इस्तेमाल नजर नहीं आने की बात इस बड़ी सिंपल सी इस वक्त आ गई है आमना, ये है कि जितना भी मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ उससे ज्यादा मैं खर्च दे देता हूँ इंटरेस्ट की शक्ल में। तो अब तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये तो पाकिस्तान के मामले में इररिलेवेंट हो गया इस वक्त। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुकता उठा दिया जो कि टैक्सेशन का, यानी कि इतना हमें सूद की अदायगियों में देना पड़ता है, कर्जे की अदायगियों में। एक लोग एक बड़ा तनकीद करें कि जी NFC अवार्ड हमारा 2010 का जो है वो बड़ा जब मैं आपने खुद कहा कि सारे टैक्सेस की सारा जो टैक्स है वो चला गया सूद की अदायगियों में, तो आमिर जब मैं ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है
तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? तो खैर हम तो चाहेंगे कामयाब होना, हमारी ख्वाहिश आपकी भी और मेरी भी है कि भाई पाकिस्तान कामयाब रियासत हो। नहीं, एक बात सुनो ना, नहीं, सॉरी, एक बात पहले आप ये एक्सेप्ट करो कि नाकाम है, नहीं कुछ फिर आगे कामयाब होगी ना। अब ये बिला वजह डायरेक्टली तुम स्किप कर गए ना कि नहीं कामयाब होनी चाहिए। भाई सिंपल पहले बोलो कि हम नाकाम हो गए। कुछ चीजों में बिल्कुल बज़ाहिर ज़ाहिर है कि कौमों की तारीख में सख्त वक्त आते हैं, हम मुश्किल में पड़े हुए हैं और यही लंबी कहानी देने की जरूरत नहीं। अच्छा, कौमों की तारीख की बात नहीं कर रहा। नहीं, यहीं पे एक सवाल आता है ना कि वो जो NFC लंबी बात नहीं करना चाहता आमिर, सिंपल बात करो कि हम महाशी तौर पर नाकाम हो गए हैं, खत्म हो गई बात। कौमों की तारीख में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, चले मैं मान लिए जब आप कह रहे हैं नाकाम हो गए तो हो गए, मैं एग्री करता हूँ, चले नाकाम हो गए हम लोग, हमारी मईशत जो है उसको जरूरत है कि रिफॉर्म की जरूरत है, हम सब एग्री करते हैं। इसमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, इनकलाब की जरूरत नहीं। रिफॉर्म जो होती है, रिफॉर्म वो होती है जो किसी चीज की बनी हुई चीज को सही किया जाता है, उसको रिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे चले इनकलाबी इक़दाम की जरूरत है, ठीक है, इनकलाबी इक़दाम की जरूरत है। अरे क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगा एक चीज पे अगर आप और जरूर, क्योंकि ये बड़ा मजे का टॉपिक है और मैं चाहूंगा कभी हम तफसील से बात करें, लेकिन ये जो अभी जो गुफ्तगू हुई है अब तक, उसमें ज़ाहिर जो हम यूँ कहते हैं कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोग बड़ा ब्लेम करते हैं जो NFC जो 2010 का एग्री किया गया था, जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 42.5% रिसोर्सेज आते हैं और बाकी तमाम सूबों में चले जाते हैं, वहाँ पर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, फेडरल गवर्नमेंट में भी नहीं होता। तो क्या NFC को रिविजिट करने की ज़रूरत है? देखिए आमिर, मेरा NFC के बारे में बड़ा सिंपल सा व्यू है और मैं हमेशा से ये व्यू देता रहा हूँ और मेरे हिसाब से NFC गलत है। देखिए जो जिस कर्जे के ऊपर पाकिस्तान का इंटरेस्ट जा रहा है, क्या वो कर्जा फेडरल गवर्नमेंट ने लिया है? पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, सूबों के ऊपर भी नहीं। वो कर्जा कहाँ इस्तेमाल हुआ है? भाई मुल्क में हुआ ना, किसी इदारे ने लिया, किसी सारे मुल्क में हुआ है ना, तो उसको सारे मुल्क पे एलोकेट करें ना। ये जो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट को ऊपर रख दिया है, इसको नीचे करें, मसला हल हो जाएगा। ये जो आपने इंटरेस्ट कॉस्ट को ऊपर रख दिया है, इसको नीचे करें, मसला हल हो जाएगा। कि आप ये इंटरेस्ट कॉस्ट को नीचे करके जाएं तो वो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को एलोकेट करें मुख्तलिफ सूबों में कि अगर वो पैसे, देखिए ना, आज मैं आपको सिंपल बता दूं, आप मुझे एक बात बताएं, अब इस साल में डेफिसिट आएगा, जो भी आएगा, अब ये डेफिसिट आपका लोन बढ़ा देगा, ठीक है, मानते हो आमिर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि लोन बढ़ेगा आपका। और जी सारा का सारा डेफिसिट क्या फेडरल गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना है या इसको एलोकेट करना है? असल में मसला ये है कि हमारी अकाउंटिंग कमजोर है। जब ये NFC अवार्ड आया उसमें मैंने ये बात कही थी कि भाई आपकी अकाउंटिंग कमजोर है, आपको समझ नहीं आया आप क्या करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आपकी, जो आप एलोकेट कर रहे हैं, वो आप उस बंदे को एलोकेट करें जो उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर आप PSDP कर रहे हैं और PSDP के लिए बोरो कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट सूबाई गवर्नमेंट क्यों बियर करे? क्योंकि जो PSDP का रेवेन्यू आए, उस चीज से रेवेन्यू आएगा, वो सूबाई गवर्नमेंट इंप्रूव करेगी, तो वो आना चाहिए। मगर तीसरी बात जो इसमें ये है आमिर, वो बात ये नहीं है। तीसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क में जब एक सूबे की मेजोरिटी मनी बिल के अंदर 55% हो और वो मनी बिल सेनेट में नहीं जाए, तो आप कभी भी कोई बात इक्विटी की कॉन्सेप्चुअली नहीं कर सकते। पाकिस्तान का ये मसला 71 से पहले भी था, आज फिर आ गया है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंस का बिल है, मनी बिल जिसे कहते हैं, वो सिर्फ नेशनल असेंबली से पास होता है और पाकिस्तान की खिदमत में आ जाता है। क्या आपके 3 सूबों को यह हासिल नहीं है कि वो मनी बिल के ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर सकें? तो ये जब तक आप सूबे नए नहीं बनाएंगे और फाइनेंस कमीशन को रीड्राफ्ट नहीं करेंगे, ये बाकी मसाइल ऐसे होते रहेंगे। मगर इसका हल ये नहीं है, इसका हल मैं आपको बताता हूँ। इसका हल ये है आमिर कि आपको तीसरा स्टेज ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो आर्टिकल 140A के अंदर आया था, जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसके 2 पार्ट, उसका एक पार्ट था कि लोकल बॉडी 140A आर्टिकल डाला गया था, 18वीं तरमीम में डाला गया था। थर्ड टियर को मजबूत करना बड़ा जरूरी है। मैं शबर साहब जरा से मुझे खता कलामी यूँ करनी पड़ेगी कि हमारे वाइंड अप हमें प्रोग्राम को करना है और ये इतनी मज़ेदार गुफ्तगू है कि इस पर हम घंटों सर्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया
कि आपने वक्त दिया, हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया। जी हमने जिस तरह से अभी उन्होंने ये बात भी की कि एक तो बहुत सी इस्लाहात अभी भी करने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं कि ये इस्लाहात हो जाएंगी? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ऑफ द प्रोग्राम है, हम नया प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकते, लेकिन जो टेक अवे शब्बर साहब की बातों का कि हम लोग लेपा पोती करते हैं, हम बड़ी तब्दीलियां लेके नहीं आते। तो पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत इस बात की कि बड़ी तब्दीलियां हम माशी महाज पर, इंसानी महाज पर जब तक नहीं लेकर आएंगे, मुल्क आगे नहीं जाएगा। और ये जो है कि आप ये समझे ना कि थोड़ा सा हमने शो ही कर दी। अब वो तो बात करें कि जी नए सूबे बनाने चाहिए, वो तो ये बात कर रहे थे कि जनाब NFC को बदलें। अब जब NFC को बदलने की आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ सियासी जमातों की तरफ से इतनी बड़ी मज़ाहमत आती है या सूबों की तरफ से, समझ में भी आता है कि उनका इंटरेस्ट है, उनको फ्री के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, उन पे कोई अच्छा सिर्फ ये तो बात कर रहे थे कि जी सिर्फ सूद की बात सूबों के ऊपर जिम्मेदारी हो। हम जैसे लोग कहते हैं जी दिफाई खर्चा पूरे मुल्क का नेशनल डिफेंस है ना, उनका सूबों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो आप ये भी करें, ठीक है ना। तो जब तक आप इसको पूरा नया तरीके से रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है उसकी मैशत वाकई जो है अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी। और उसके लिए ज़ाहिर है कि हमारी यहाँ मज़ाहमत की जो क़ुव्वतें हैं वो बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और जो अभी हम मुआशी आशारी जैसे आपने भी इब्तिदा में कहा कि काफ़ी बेहतर हो चुके हुए हैं, आगाज़ में भी कि दुरुस्त समत में हम जा रहे हैं, तो मज़ीद आप समझ रहे हैं कि अभी और भी इक़दाम की गुंजाइश है जो करेंगे तो मज़ीद चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी? तो केयर टेकर गवर्नमेंट की जो इस वक्त जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले सकते थे पाकिस्तान फौज की क़यादत में ले चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास, ठीक है ना, जब आपके इंतखाबात सर पे खड़े। असल जो जिम्मेदारी आएगी वो आएगी नई हुकूमत की, और जब वो आएगी तो आपको एक नया IMF का प्रोग्राम भी नेगोशिएट करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का 3 बरस का कम अज़ कम। तो वो देखेंगे जिम्मेदारी यानी आप कह रहे हैं उन पे ज़्यादा होगी। केयरटेकर जो बेचारे जब तक ये मोर्चा संभाल के खड़े खड़ा रहना चाहिए, लेकिन असल जिम्मेदारी आएगी नई गवर्नमेंट के ऊपर। और खुदा करे कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, अल्लाह करे, और उसके बाद जो है हम बड़े फैसले करने के काबिल हों और वो अवाम दोस्त फैसले हों। ठीक है जनाब, इसके साथ ही आज का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।